हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज से हम लोग गणित के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में त्रिकोणमिति कहा जाता है, उसको शुरू कर रहे हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पूरी देखनी है। ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आप एग्ज़ाम में या आप इतने सक्षम हो जाएंगे कि किसी को भी बैठा के आप पढ़ा सकते हैं कि ये चैप्टर कैसा है। किसी को भी बैठा के आप पढ़ा सकते हैं ये चैप्टर कैसा है, आपको इतना कमांड हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है ना, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है ट्रायंगल, जिसको हिंदी में त्रिकोण कहते हैं, और दूसरा है ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिला करके शब्द बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिला करके शब्द बना है क्या? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रायंगल, और किस प्रकार का ट्रायंगल भाई? तो समकोण त्रिभुज, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज और इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, है ना, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग याद रखेंगे कि दो शब्दों से बना हुआ है, ट्रायंगल से और ज्योमेट्री से। यानी इस चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आएगा त्रिभुज का आएगा और ज्योमेट्री का आएगा। त्रिभुज में भी कैसे त्रिभुज का आएगा? केवल समकोण त्रिभुज का आएगा और किसी भी तरह के त्रिभुज का नहीं आएगा। तो इतनी बातें तो हम लोगों ने यहाँ पे समझी। अब आगे की कहानी ये है कि अगर सबसे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आइए राइट एंगल ट्रायंगल को सबसे पहले समझा जाए कि आखिर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है और इसमें हम लोगों को क्या क्या बातें सीखनी है। देखिए, जहाँ पे एल बनता है ना, ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये होता है 90 डिग्री। आपको बात याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है, ये सबसे लंबी भुजा होती है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं और हिंदी में बात करें तो कर्ण कहते हैं। ये सबसे लंबी भुजा होती है, ये सबसे लंबी भुजा होती है। तो सबसे लंबी भुजा अगर कोई पूछे कहाँ होती है, तो आप क्या बताइएगा कि सबसे लंबी भुजा कहाँ होती है? तो सर 90 डिग्री के सामने होती है सबसे लंबी भुजा, है ना। अच्छा, आप इसको कोई भी एंगल मान सकते हैं, 30, 45, 60, है ना। तो हम इसको थीटा मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं बेटा? थीटा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है। थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग लंब कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? लंब। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, है ना। अच्छा, परपेंडिकुलर आप नीचे बेस के जगह पे भी, आधार के जगह पर भी यहाँ भी बना सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टम होता है, हम लोग उसी सिस्टम से चलते हैं। सिस्टम हमको क्या याद रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाली सबसे लंबी भुजा होती है, जिसको कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनियस। और 90 डिग्री के सामने ही आपको थीटा दिखेगा। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, वाट एवर द गिवन इन योर क्वेश्चन। और उसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और ये 90 डिग्री और थीटा के बीच में जो आधार है, ये जो आधार है, ये वाला आधार, इसको हम लोग कहते हैं आ से आधार। इंग्लिश में अगर बात करें तो बी से बेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बताइए? बेस। तो इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हाइपोटेनियस, जो सबसे लंबी भुजा होती है, और थीटा के सामने लंब होता है, परपेंडिकुलर, और नीचे जो बच गया वो आधार होता है, बेस। सबसे लंबी वाली आपको याद रख रही है, बाकी दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको उम्मीद है कि बात समझ में आ गया होगा। ठीक हो गया बात? अच्छा, चलिए हम जरा सा चीज़ को बदल देते हैं और हम इस तरह से अब एंगल को बनाते हैं। और आप मेरे को बताइएगा कि यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा हो गया, ऐसे हो गया। अब आप मेरे को बताइएगा कि 90 डिग्री के सामने क्या होगा बेटा? तो आप बताइएगा सर कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोटेनियस होगा, कर्ण होगा। ये क्या है बेटा? थीटा। तो थीटा के सामने क्या होगा? थीटा के सामने परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। और जो बच गया, ये जो बच गया इन दोनों के बीच में, ये आधार होगा, यानी बेस होगा। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक होगी बात यहाँ तक? अब आगे की कहानी। आगे ये है कि आपको साइन से लेकर के कॉट तक का वैल्यू पता होना चाहिए। चलिए इसको पता करते हैं हम लोग। देखिए, बात समझिएगा। साइन थीटा, अब देखिए यहाँ पे
अगर साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया तो ये क्या होता है पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बी बाई एच, और टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी बाई बी, है ना। साइन थीटा होता है पी बाई एच, कॉस थीटा होता है बी बाई एच, टैन थीटा होता है पी बाई बी। इसको हम लोग याद रख सकते हैं और ये स्कूल में भी हम लोगों को बताया गया था याद रखने का तरीका। वो तरीका क्या है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, है ना। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। आइए इसको सीखने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं। देखिए, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, तो पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी ये बन जाता है। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो पी बाई एच का उल्टा हो जाएगा एच बाई पी। अच्छा, कॉस का है बी बाई एच, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका वैल्यू हो जाएगा एच बाई बी। और टैन का उल्टा होता है कॉट, तो पी बाई बी का उल्टा हो जाएगा क्या बी बाई पी, है ना। तो साइन कॉस टैन कॉसेक से कॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। और उधर देखिएगा तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो पी बाई एच का उल्टा एच बाई पी, कॉस का उल्टा सेक, तो बी बाई एच का उल्टा एच बाई बी, टैन का उल्टा कॉट, तो पी बाई बी का उल्टा बी बाई पी। यहाँ पी का मतलब है परपेंडिकुलर यानी लंब, एच का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कर्ण, और बी का मतलब है बेस यानी आधार। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इसके आगे की कहानी ये है कि अगर हम, आप समझिएगा कि पी बाई एच लिख दिए और पी बाई एच का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलिएगा एच बाई पी। तो इसको अगर काटिएगा तो पी से पी कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, बचेगा क्या एक, क्या बचेगा एक। इसी कॉन्सेप्ट को हम ले रहे हैं और और हम इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जब एक दूसरे के अपोजिट से गुना किया जाता है ना तो वैल्यू एक आता है। जैसे 5 का अपोजिट क्या है तो 1/5, और इसको एक दूसरे से गुना करिएगा तो कितना आएगा, वैल्यू 1 आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए आप एक बात सीखिए कि साइन थीटा का अपोजिट क्या है तो कॉसेक थीटा, और एक दूसरे के अपोजिट से गुना करिएगा तो 1 आएगा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या है तो सेक थीटा, तो एक दूसरे से अपोजिट गुना करिएगा तो 1 आएगा। और टैन थीटा का अपोजिट क्या है तो भाई कॉट थीटा, तो एक दूसरे के अपोजिट से गुना करिएगा तो 1 आएगा। इसमें भी कोई नई बात नहीं है, यहाँ तक भी हम लोगों ने सीख लिया, समझ लिया। क्लियर है बात यहाँ तक। अब पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी आ गया, तो हम लोग अब बात कर लेते हैं पाइथागोरस के थ्योरम का। किसका बात कर लेते हैं, पाइथागोरस के थ्योरम का, है ना। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा। होता क्या है, थ्योरम क्या मिला है हम लोगों को कि पी का स्क्वायर जब हम करते हैं प्लस बी का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमको प्राप्त होता है एच वाई का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर हो जाता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक हो गया बात यहाँ तक। इसी प्रकार अगर हम केवल क्या करते हैं कि पी का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो एच वाई का स्क्वायर तो वही रहेगा, ये जो बी का स्क्वायर है वो उधर चला जाएगा तो माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर, यानी पी का स्क्वायर का ये वैल्यू हो जाएगा। और आपको मालूम है कि जब स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पे रूट आ जाता है, तो ये वाले स्क्वायर जब हटा यानी केवल पी लिखाया तो सामने में रूट आ गया और अंदर रहा एच वाई स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया हमारे सामने क्या, पाइथागोरस का थ्योरम, है ना। पाइथागोरस का थ्योरम में क्या इंपॉर्टेंट है, हमको इतना कम से कम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं और आधार का स्क्वायर करते हैं तब जा करके हाइपोटेनियस का स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है बात यहाँ तक। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये हमको कम से कम पता होना चाहिए। अब आइए इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट की तरफ। ट्रिपलेट क्या होता है इस बात को पहले हम समझा देते हैं। जैसे मेरे बात को समझिएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए ये आपको 3 दे रखा है, ये आपको 4 दे रखा है, और आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा, आपसे पूछ रहा है कि ये क्या होगा। तो आप कर्ण आपसे पूछ रहा है, तो आप कर्ण निकालने का तरीका जानते हैं ना भाई, कि सर कर्ण निकालने का तरीका है एच वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यही होता है ना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो कर्ण आपको निकालना है एच वाई स्क्वायर बराबर बी आपका है आधार 3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस पी है आपका 4 का स्क्वायर 16, तो एच वाई स्क्वायर बराबर हो गया 16 और 9 25,
स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाले में रूट आता है, तो 25 किसका होता है, 5 का। तो यहाँ कितना आ गया, 5। लेकिन आपको बार बार फॉर्मूला यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो छोटा क्वेश्चन था, 3 4 5। बड़ा क्वेश्चन दे देता तब। तो ट्रिपलेट सीखिए, इससे बचने के लिए ट्रिपलेट सीखिए। ट्रिपलेट क्या होता है, मेरे बात को समझिएगा। यानी अगर एक 3 है, एक 4 है, तो दूसरा 5 ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना। एक 9 है, एक 12 है, तो एक 15 ही होगा। एक 6 है, एक 8 है, तो एक 10 ही होगा। एक 15 है, एक 20 है, तो एक 25 ही होगा। ये ट्रिपलेट है। मतलब एक भी दिख गया, जैसे हमको एक दिख गया 3, तो बाकी 2 4 और 5 ही होगा। एक दिख गया 6, तो बाकी 2 8 और 10 ही होगा। ये ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट को सीखते हैं, ट्रिपलेट को सीखते हैं, ठीक है। ट्रिपलेट को सीख, अच्छा थोड़ा सा पेन को चलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, हम एक बार कोशिश करते हैं इसको ठीक करने का। अगर अभी आज ठीक नहीं हुआ तो कल हम इसको ठीक कर लेंगे। आइए समझते हैं इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट्स। अब पेन शायद, पेन हमने बदल दिया है, दूसरा पेन लिया है, ये शायद ठीक से काम करेगा, है ना। देखिए एक 3 होगा बेटा, तो दूसरा 4 होगा और तीसरा 5 होगा। तो 3 के बाद 4 या 5 ही आएगा। लेकिन आएगा कैसे, ये भी इम्पोर्टेंट है ना, कि सर 3 के बाद 4 ही आएगा, 5 ही आएगा, कैसे पता चलेगा। 7 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। 9 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। 11 के बाद क्या आएगा, क्या आएगा, कैसे पता चलेगा। ट्रिपलेट बनाने सिखा दीजिए। तो चलिए ट्रिपलेट बनाना सिखा देते हैं। जैसे एक आपको मालूम है 3, बाकी 2 आपको नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं। आपको जो मालूम है ना बेटा 3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। अब स्क्वायर करने के बाद इसको आधा कर दीजिए, तो 9 का आधा कितना होगा, 4.5। 4.5 से पहले वाला 4 और 4.5 के बाद वाला 5 ले लीजिए, बन गया ट्रिपलेट। 3 4 5। बात समझ में आए ना। इसका स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर के बाद आधा कर दिए, आधा से एक पहले वाला, आधा के एक बाद वाला ले लिए। और समझिए, जैसे एक 5 दिया हुआ है, बाकी 2 आपको ज्ञात करना है। एक 5 दिया हुआ है, बाकी 2 आपको ज्ञात करना है। तो आप 5 का स्क्वायर ले लीजिए, 25। 25 का आधा कर लीजिए, 12.5। 12.5 से पहले 12, 12.5 के बाद 13। तो 5 12 और 13 बन गया ट्रिपलेट। क्लियर है क्या। जैसे एक दिया हुआ 7, बाकी 2 आपको ट्रिपलेट निकालना है। तो 7 का स्क्वायर ले लीजिए, 49, है ना। 49 का आधा करिएगा तो 24.5। 24 से पहले 24 और इसके बाद 25। तो 7 का ट्रिपलेट होता है 24 और 25, बन गया ट्रिपलेट। बोलिए बात समझ में आ रही है ना। इसके अलावा जैसे आप लेते हैं 9, तो बाकी 2 आपको ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं। 9 का स्क्वायर ले लीजिए, 81। 81 का आधा करिएगा तो आएगा 40.5। इससे पहले 40, इसके बाद 41। तो 9 40 और 41 बन गया आपका ट्रिपलेट। क्लियर है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा, जैसे एक सबसे कॉमन ट्रिपलेट जो आपके एग्जाम में आता है वो कौन है बेटा, 3 4 5। इसका डबल भी आ सकता है, इसका डबल। तो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। ठीक है, डबल दे दो तो वहाँ से दबा होगा। ठीक है, इसका ट्रिपल भी आ सकता है। तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15। इसका 4 टाइम्स भी आ सकता है। तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 5 चौके 20, ऐसे भी है ना। तो ऐसे भी आ सकता है। क्लियर है, आपको याद रखना है ये सब, है ना। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ में आ रहा बात आपको। तो ये है ट्रिपलेट, है ना, ये ट्रिपलेट बनाने का तरीका है। अच्छा, आगे की बात। जैसे हमने आपको बताया कि एक 7 है तो बाकी 2 क्या होगा। तो आपने बताया सर 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 34.5। तो एक आ जाएगा इधर 24, एक आ जाएगा इधर 25। तो सर 7 24 और 25। ठीक है, लेकिन हमने अभी आपको जितना भी ट्रिपलेट बताया ना, उसका पहला नंबर विषम था। पहला संख्या क्या था, विषम, ऑड नंबर था। जैसे 3 था, 5 था, 7 था, इस प्रकार से। अगर पहला संख्या सम दे देगा तब कैसे बनाएंगे, उसको भी सीख लेते हैं। पहला संख्या दे दिया आपको सम, है ना, जैसे 8 दे दिया। अब बोला बाकी 2 ज्ञात करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर नहीं करना बेटा। अगर पहला संख्या सम दे दिया ना, तो इसको उल्टा कर देना। पहला संख्या सम दे दिया तो पहले स्क्वायर नहीं करना, पहले आधा कर देना।
तो 8 का आधा कर देना तो कितना आ जाएगा 4। अब स्क्वायर कर देना, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। 16 से पहले 15, 16 के बाद 17, 8 15 17। यानी इवन वाला ऑड वाला में विषम वाला में जो काम कर रहे थे स्क्वायर का आधा, इवन वाला में उल्टा काम करेंगे आधा का स्क्वायर। इवन वाला में उल्टा काम करेंगे आधा का स्क्वायर। क्लियर है क्या? जैसे एक 6 दे रखा, 1 2 आपसे पूछा है तो पहले 6 का आधा करेंगे सर, 3 करेंगे। अब 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 9 से पहले आता है 8, 9 के बाद आता है 10, तो 6 8 10। प्रैक्टिस करना है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा ना, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे बात को समझिए बेटा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका मतलब साइन थीटा होता है P बाई एच, कॉस थीटा होता है B बाई एच। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, बचा P बाई बी, और P बाई बी किसका वैल्यू होता है tan थीटा का। यानी हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना? इस बात को याद रखेंगे। क्या बात को याद रखेंगे बेटा? इस बात को याद रखेंगे हम लोग। क्या बात को याद रखेंगे? कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट है ना? इसी प्रकार आगे हम लोग याद रखेंगे कि साइन का उल्टा कॉसेक थीटा और कॉस का उल्टा सेक थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा क्या हो जाता है बताइए? कॉट थीटा। ठीक है, आइए अब यहाँ तक हम लोगों ने जितना देखा ये तो थ्योरी थी। अब थ्योरी खत्म, फॉर्मूला खत्म, अब प्रैक्टिस चालू। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन बनाना चालू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि इतना सीखने समझने के बाद क्वेश्चन बनता है कि नहीं। लेकिन आपको क्या करना, रिवाइज करना है ना बेटा, अच्छा बच्चा की तरह आपको रिवाइज करते चलना है। आइए बात समझिएगा। जैसे क्वेश्चन है, देखिए 5 tan थीटा बराबर 4, फाइंड 5 sin थीटा -3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा +3 cos थीटा क्वेश्चन मार्क। ये सवाल आपसे पूछा गया है ना। 5 tan थीटा बराबर 4 फाइंड करना आपको, 5 sin थीटा -3 cos थीटा बाई 5 sin थीटा +3 cos थीटा, ये आपको फाइंड करना। मान लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे 3 की जगह हम इसको 2 कर देते हैं। एक सेकंड रुकिएगा, 2 कर देते हैं, 2 cos थीटा है ना, आप इसको फाइंड करना। चलिए फाइंड करते हैं। हम इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, tan थीटा बराबर 4, ई गुना का 5 उधर जाएगा तो बटा का 5 बन जाएगा, है ना? और हमको मालूम है सर फ्रैक्शन में tan होता है P बाई बी, तो P 4 हो गया, B 5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं ना। इसको यहाँ पे वैल्यू हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं ना। अच्छा, तो P कितना हो गया 4 हो गया, B कितना हो गया 5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग इसको इक्वेट करके भी बना सकते हैं, लेकिन हमको लगता है कि अगर हम P B और H का वैल्यू डालेंगे तो फिर थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा और इतना टाइम हम लोगों को परीक्षा में मिलेगा नहीं। तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं इसको आसान बनाने के लिए। देखिए, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत जगह देखा होगा, बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं। हम आपको एक तरीका सिखाते हैं इस क्वेश्चन को बनाने का, मेरे बात को समझिएगा। P बाई बी लेने से अच्छा है कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कि आपको मालूम है कि tan थीटा क्या होता है। अभी अभी हम लोगों ने एक बात सीखा था बेटा कि tan थीटा होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, sin थीटा बाई कॉस थीटा। बोलो हाँ कि ना, सीखे थे कि नहीं सीखे थे? तो हम कह सकते हैं ना कि सर sin थीटा 4 है और कॉस थीटा 5 है, हम कह सकते हैं ना, क्योंकि tan थीटा हमारा आया 4/5 और हमको मालूम है कि tan थीटा होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन 4 आ गया और कॉस कितना आ गया 5 आ गया। अब चलिए कुछ नहीं करना है, जिसको फाइंड करना है लिख देते 5, और साइन थीटा तो 4 है, -3 कॉस थीटा तो 5 है, बाई 5 साइन थीटा तो 4 है, फिर +2 कॉस थीटा तो 5 है। तो यहाँ कितना हो गया 5 चौके 20। कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि आपको दिखे यहाँ पे, 5 चौके 20 -5 दिया 15, 20 में से 15 गया तो 5 बचा। और यहाँ देखिए 5 चौके 20 + 5 दूना 10, 20 और 10 कितना हो गया 30,
यानी 5 एकम 5, 5 छक 30। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 1/6। तो ये सबसे आसान तरीका होगा इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप बनाने का खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए बनाइए तो इस क्वेश्चन को, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए। तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं ना बेटा। आप देख रहे हैं ना कि tan थीटा बराबर दिया हुआ है 8/15, और आपको मालूम है कि tan का वैल्यू होता है sin थीटा बाई कॉस थीटा। तो tan का साइन हो गया 8 और कॉस हो गया 15। तो चलिए बनाइए 15 साइन कितना हो गया भाई 8 माइनस 8, कॉस कितना हो गया 15 बाई 15, कॉस कितना हो गया, सॉरी साइन है ना, साइन कितना हो गया 8 प्लस 8, कॉस कितना हो गया 15। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको गुना करिएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि भाई ऊपर वाला जो निगेटिव है नीचे वाला वही पॉजिटिव है, तो निगेटिव से पॉजिटिव कैंसिल ही तो हो जाएगा ना। तो बचेगा कितना 0। आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो भी कितना आएगा 0। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी और कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले क्लास में बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं, है ना। तब तक इसको प्रैक्टिस करिए और अगले क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको हम भेजेंगे, उसको आप बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जोहार झारखंड।